नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्प्रेरक एक विद्या केंद्र में। आज हम सभी 10th क्लास के हिंदी के 5वां चैप्टर जिसका नाम है नागरी लिपि, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक के परिचय को जानेंगे और साथ साथ में इससे जुड़ी हुई जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं और प्रश्न उत्तर है उनको भी जानेंगे। आइए जानते हैं। नागरी लिपि के लेखक का नाम गुणाकर मुले है, जिनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। इन्होंने 250 से 2500 से अधिक लेख और 30 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। पूछा जाए कितने से अधिक लेख, 2500 से अधिक लेख एवं 30 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। अर्थात ये हमेशा लिखने पढ़ने का कार्य किया करते थे। इनका निधन 2009 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि विज्ञान से जुड़ी हुई है, खगोल विज्ञान से जुड़ी हुई है, चाहे अक्षरों इत्यादि के विज्ञान से जुड़ी हुई है, जैसे अक्षरों की कहानी, इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक जिसके लेखक गुणाकर मुले जी हैं। आगे आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक, सूर्यमंडल और सूर्य, नक्षत्र, लोग इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बात महत्वपूर्ण ये है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को याद रखेंगे, नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। विजयनगर के शासकों को लेख नंदी या नागरी लिपि में मिलता है। विजयनगर के शासकों का लेख नंदी या नागरी लिपि में लिखता है। पूछा जाए अकबर ने अपने समय सिक्कों में किसका चित्र बनवाया था, तो राम सीता का चित्र बनवा करके उस पर राम सिया लिखवाया था। किसने, तो अकबर ने अपने सिक्कों पर राम सीता का चित्र बनवा करके देवनागरी लिपि में राम सिया लिखवाया था। उत्तर भारत में नागरी लिपि को देवनागरी कहते हैं और दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। उत्तर भारत में देवनागरी और दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। आगे बात ध्यान रखिएगा, 8वीं से 9वीं सदी में देवनागरी लिपि प्रादेशिक लिपि माने बड़े स्तर पे पाई जाने वाली लिपि हो गई थी। नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलता है। आगे ध्यान रखेंगे, एलोरा में अनुपम कैलाश मंदिर को काट करके बनाया गया था। आगे जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। गणित सार संग्रह की रचना जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने की थी। नेक्स्ट याद रखेंगे, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है। इसका पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, तो करीब 2 सदी पहले इस लिपि के जब टाइप बन गए तो इसके पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। तो जब छापा खाना का आविष्कार हो गया 2 सदी पहले और इसके टाइप बन गए तो इसके पुस्तक छपने लगी और इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई, तब चेंजिंग नहीं होता अक्षरों में। आगे एक प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली को नेवारी भी बोलते हैं, इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है, तो लेखक ने बंगाली लिपि, नंदी लिपि, नागरी लिपि से और ब्राह्मणी लिपि इत्यादि का संबंध देवनागरी लिपि से बताया है।
चाहे बंगाली लिपि हो, नंदी लिपि हो, चाहे नागरी लिपि हो, ब्राह्मणी लिपि हो, सबका संबंध देवनागरी से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दे। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलता है। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। तो नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। जैसे कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, इसीलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इस लिपि का प्रयोग किया, इसीलिए इसे देवनागरी कहते हैं। और दूसरा मत ये है कि काशी में पंडितों का मत है कि काशी देवों की भूमि है और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में हुआ, इसीलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार कई मत देखने को मिलता है। तो नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। तो नागरी लिपि को देवनागरी कहते हैं क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सबसे पहले नागर ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया, इसीलिए इसका नाम जो है देवनागरी पड़ा। गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया, इसीलिए देवनागरी पढ़ा। और कुछ लोगों का मत है कि काशी को देवनागरी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग करने की जाने वाली लिपि देवनागरी लिपि कहलाई। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी। तो याद रखेंगे, नागरी लिपि 8वीं 9वीं सदी में सार्वजनिक लिपि, सार्वजनिक माने सब जगह पाई जाने लगी। सार्वदेशिक लिपि सब जगह पाई जाने लगी, चाहे उत्तर भारत हो दक्षिण भारत हो, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में लगभग किसी लिपि का प्रयोग, इस लिपि का प्रयोग हो रहा था। संपूर्ण देश में याद रखेंगे इस लिपि का प्रयोग हो रहा था। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। तो ध्यान रखेंगे आंसर, गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे, जो 8वीं सदी से पहले से अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था और बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार जमा लिया था। तो ये बाहर से आए थे, 8वीं सदी के पहले से ही अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार जमा लिया था। तो इस तरह से इस चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और प्रश्न हैं ये समाप्त होते हैं।